हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज दीपक वाधवा और आज हम एक कैंडिडेट के साथ है और इनके साथ होने का रीजन है आपके लिए इनकी स्ट्रेटेजी आपके सामने लेके आना, ताकि इन्होंने ओवरऑल रैंक जो 29th और ग्रुप रैंक जो 3rd हासिल किया है आपको पता चल सके कि कैसे इन्होंने मेहनत करी और कैसे यूपी कैटेट के अंदर एक अच्छा रैंक स्कोर किया। इवन इन्होंने यूपी कैटेट के अलावा कुछ और पेपर भी दे रखे हैं, उसकी भी बात करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले दीपांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग 29th रैंक इन यूपी कैटेट। थैंक यू सर। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। Sir, good afternoon, sir. I am Dipanshu. I am belong to district Gonda, and I did my graduation from Acharya Narendra University of Agriculture and Technology, Kumarganj, Ayodhya. And after that, I will prepare for. I did preparing for UP CATET, and then selected in the UP CATET exam and got the 29 rank in the UP CATET. तो सर जो मैंने और भी एग्जाम दिए हैं जैसे कि सीयूटी वगैरह, और फिर क्रिप्टो में दिया था सर, उसका मुझे कॉल लेटर दिया, इंटरव्यू कॉल लेटर। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपने सीयूईटी एग्जाम भी दे रखा है और यूपी कैटेट के अंदर तो ऑलरेडी आपने अच्छा रैंक लिया है, तो आपको सब्जेक्ट और आपको कॉलेज दोनों ही अपनी चॉइस के मिल जाएंगे। मैं आपसे कुछ कुछ बातें पूछना चाहूंगा जो बाकी बच्चों की प्रिपरेशन के अंदर भी हेल्प करे। सबसे पहले तो दीपांशु, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि बीएससी करने के बाद बहुत सारे बच्चे जो जॉब के लिए जाते हैं, आपने जॉब को ना चूज करके एमएससी को चूज किया, इसका रीजन क्या है? तो मेनली क्या है सर, जो जॉब के लिए जाते हैं स्टूडेंट, उनका सर फैमिली बैकग्राउंड भी मतलब एक मैटर करता है कि जैसे फैमिली बैकग्राउंड, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है सर। जैसे क्योंकि सर एमएससी में फीस लगता है, जिस स्टूडेंट को बीएससी के बाद तुरंत जॉब चाहिए तो सर वो जॉब के लिए प्रेफर कर सकता है। जैसे सर मेरा अभी क्रिप्टो में वो रिजल्ट आया है सर, और उसमें मैं इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया हमारे पास, और 19 को इंटरव्यू दिया है मैंने। तो अगर हम चाहें तो वहाँ पे कर सकते हैं। इससे जैसे कि क्या होता है सर, एमएससी करने के बाद स्कोप जो होते हैं बढ़ते हैं। तो इसलिए सर जो हमने इसीलिए एमएससी को चॉइस किया है कि स्कोप कुछ आगे अलग है मेनली। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं बाकी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा। देखो, अच्छे स्टूडेंट्स की ऐसा नहीं है कि बाकी लोग अच्छे नहीं होते, सब अच्छे होते हैं। बस इन सब अच्छों के अंदर ना कुछ कुछ हैबिट्स और क्वालिटीज होती हैं जो इन्हें अलग बना देती है। दीपांशु ने यूपी कैडेट क्वालिफाई कर लिया है, क्रिब्को का कॉल लेटर आ गया है, सीयूईटी ऑलरेडी दे रखा है और हो सकता है मैं 2-4 दिन बाद एक नई पोस्ट डाल रहा हूं जहां पे दीपांशु का सीयूईटी के अंदर भी अच्छा रैंक आएगा। बट बात यह है कि रैंक आना और नहीं आना ये तो फ्यूचर होता है, लेकिन पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करना वो हमारे हाथ में होता है। तो एक स्ट्रेटजी तो ये भी है जो मैं हर बच्चे के अंदर देखता हूं, जो बच्चा सेलेक्ट होता है कि ये लोग लगे रहते हैं, छोड़ते कुछ भी ऑप्शन नहीं है। बाकी हाँ, दीपांशु ने सही आंसर दिया कि एमएससी करने का जो डिसीजन है वो आपको किसी की गाइडेंस से नहीं लेना चाहिए, अपनी कंडीशन को देख के लेना चाहिए कि अगर इमरजेंसी है, जल्दी से जॉब चाहिए, आप वेट नहीं कर सकते तो जॉब के साथ जाइए। बट अगर आप वेट कर सकते हैं तो गो विद द एमएससी। मैं पर्सनली एमएससी का सजेशन लोगों को नहीं देता, ना देने का मेरा रीजन होता है कि लोग प्राइवेट कॉलेज से एमएससी कर लेते हैं। एमएससी में प्राइवेट कॉलेज बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता। मैं दीपांशु से ना रिकॉर्डिंग करने से पहले बातें कर रहा था, तो दीपांशु ने बताया कि सीयूईटी दे रखा है, जिस बच्चे का यूपी कैटेट में अच्छा रैंक है वो सीयूईटी भी क्वालिफाई करेगा। तो मैंने बोला क्या चूज करोगे, तो दीपांशु ने मुझे एक आंसर दिया। अब वो आंसर क्यों दिया, देखो, क्योंकि वो अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहा है। तो एमएससी अगर आप करना चाहते हैं ना, तो आप सब लोग ये चीज डिसाइड कीजिए कि किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाएंगे और अच्छे कॉलेज के अंदर जाएंगे, तभी एमएससी का बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं है। ओके दीपांशु, अगला क्वेश्चन आपके लिए। आपने ये जो स्ट्रेटेजी रही, आपकी तैयारी जो आपने करी, यूपी कैटेट भी दिया, क्रिब्को एग्जाम भी दिया आपने और आपने सीयूईटी भी दिया, इसके लिए जो ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाई करी आपने? सर शुरू तो मैंने फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक सर अपने मतलब जो भी हमारे नोट्स थे, हमारे क्लासेस होती थी, उसको मैंने ही पढ़ा है, और उसमें मतलब अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है। और उसके बाद में मैं फोर्थ ईयर से सर, मैंने फोर्थ ईयर के बाद से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की है, जैसे कि कई सारे एग्जाम की, जैसे नॉर्मल एफओ की एग्जाम की तैयारी मेनली शुरू की थी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से। तो उसके बाद में मैंने सर एफओ के देने के साथ जब यूपी कैटेट सर 2 मंथ से 3 मार्च से मैंने स्टार्ट किया यूपी कैटेट के लिए। और सर इसके बाद में मार्च से मैंने स्टार्ट किया मोस्टली जो सर है हमारा, तो एमसीक्यू सेशन सर बहुत मतलब कि डिपेंड करता है कि एमसीक्यू सेशन कितना दिया गया है।
और सर मेनली क्या होता है कि जैसे एमसीक्यू सेशन भी नहीं और फिर कितना सॉल्व किया हम एमसीक्यू को, जैसे जो डेली क्विज़ेज़ आती है डिफरेंट ग्रुप्स में, उसको सर सॉल्व करने भी कि कितना तुम्हारा सही जा रहा है सर और कितना आपका गलत जा रहा है। उससे सर हमें जैसे जो गलत होता है वो तो कन्फर्म हो जाता है कि हमारा अब ये सही हो जाएगा आगे से, और जो सही होता है वो गलत हो सकता है, पर जो गलत होता है वो हमारा आगे से गलत नहीं होता। तो मेनली क्या है हमारा फ़ोकस जो सर क्यूज़ पे होना चाहिए, मतलब कि जैसे हम पढ़ते तो रहते हैं, और उसे हम जैसे अप्लाई नहीं करते हैं तो मतलब कि हमें जैसे लगता है कि हम भूल चुके हैं। जब तक हम जैसे कैट से मॉक टेस्ट दे दिए, हमने सर कई सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, जैसे यूपी कैटेट के लिए हमने 10-12 मॉक टेस्ट दिए हैं। जैसे एमएससी एग्रीकल्चर ग्रुप में भी थे कई सारे मॉक टेस्ट, उसे भी मैंने अब दिए हैं, और कई सारे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे भी ग्रुप वो टेस्ट दिए। तो और क्रिप्टो के लिए भी हमने सर ऐसे ही मॉक टेस्ट दिए थे बहुत सारे, और थोरोली सर स्टडी मैंने 3rd ईयर तक किया था। उसके बाद मैं जनरल एग्रीकल्चर एएफओ की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, मतलब अभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी सब चीजें पढ़ते जा रहे हैं। मैं एक छोटी यस सी सर। बात सबको बताना चाहूंगा, इन्होंने बोला क्विज़ेस पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई तो हम करते ही हैं। तो सब बच्चे ध्यान रखें, दोनों कंपोनेंट जरूरी है। पढ़ाई तो करते ही है, मतलब पढ़ाई तो करनी ही है, बट उसके साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, हम क्वेश्चन में कहीं कमी नहीं छोड़ते हैं। दीपांशु ही आपको बताया, दीपांशु जो आपका ग्रुप था, हमारे कोर्स का जो ग्रुप था, उसमें ऑन एन एवरेज डेली कितने क्वेश्चन आते थे? सर 100 क्वेश्चन तो मिनिमम। है ना, 100 नहीं भी कहूंगा तो 70 से 80 80 टू तो कंफर्म 80 टू आएंगे। 100, 80 टू 100 सर। अगर दोनों ग्रुप मिला दिए जाए तो सर ज़्यादा हो जाते हैं, और मेन ग्रुप है तो उसको लेके सर 100 टू 120 हो जाता है। हम ठीक जोड़े हैं सर। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है कि पढ़ने के बाद हर बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। तो देखो दीपांशु आपके सामने है, और ये मैं नहीं बता रहा, दीपांशु, मुझे तो पता भी नहीं था ये क्विज का जिक्र करेगा, लेकिन ये क्विज का जिक्र कर रहा है, तो ये वाला काम हम फॉलो करते हैं हमेशा। हम बच्चे को हर दिन 70 टू 80 क्वेश्चन रात को 9 से 10 बजे में देते हैं। बट अब ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। आपके सामने दीपांशु है, जिसने पढ़ाई करी और 29th रैंक लिया ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और कैसे लिया? कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। बिकॉज पढ़ाई अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है और अकेली क्विज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए। अपना बेस बनाइए पहले कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके बाद उस बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए एमसीक्यू यानी क्विज प्रैक्टिस करने के साथ साथ। ठीक है दीपांशु, आपने बताया कॉन्सेप्ट और क्विज। कॉन्सेप्ट और क्विज के अलावा और चीजें आपको क्या मोटिवेट करती हैं? क्या क्या आपके सोर्स थे जिससे आपको, क्योंकि पढ़ना तो ठीक है लेकिन पढ़ाई के लिए वो जो इच्छा शक्ति है वो भी अंदर होनी चाहिए ना। तो क्या ऐसी चीजें जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं? सर जैसे कि हमने जो पढ़ने के लिए मोटिवेशन के लिए तो मुझे लगता है किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन जो होता है सर मेनली रोल करता है। जो जो एक्सटर्नल होता है सर वो कुछ ही दिन के लिए रहता है। सर मेनली है कि हमें इंटरनल मोटिवेट होना चाहिए कि अपने जो गोल है, उसपे पूरी तरह से डिपेंडेंट होना चाहिए कि मतलब ये गोल है तो यही है। तो मतलब कि इसी हिसाब से देखा जाए, तो हमारा जो गोल था सर वो एफओ था वैसे तो। हमने ये चॉइस किया कि एमएससी भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जो एफओ है अगर हम छोड़ देते हैं प्राइवेट है, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं सर, तो क्या होता है कि जैसे हमारा जो लेवल है सर वो डाउन होने लगता है। और सर मेनली एक सिंगल की एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो सर हमारे ऊपर लोड बहुत हो जाता है। जैसे इधर हम एफओ की भी करते रहेंगे और एमएससी हमारा चलता रहेगा, तो सर हमारे ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा कि हमारा नहीं क्लियर होता है तो हमें दिक्कत नहीं। और सर जैसे कोई भी एमएससी छोड़ देता है और उसके बाद में एफओ भी नहीं होता है, तो उसके ऊपर बर्डन बहुत बड़ा आ जाता है। तो ये सर मेनली फैक्टर है कि ले लेना चाहिए हमें एमएससी, और फिर बस समझदारी वाला डिसीजन, समझदारी वाली बात है ये, क्योंकि मेंटल प्रेशर भी, जैसे वो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना पढ़ने में, ऐसे ही ना पढ़ने के अंदर मेंटल प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेंटली अगर आप खुश नहीं है, प्रेशराइज फील कर रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और बहुत अच्छी बात है, देखो एमएससी कर लिया अगर नहीं भी हुआ, पर दीपांशु एक बात से शिकायत है मुझे आपकी, वो सही करना पड़ेगा आपको। आपने कहा एएफओ मेरा रोल या फिर मेरा ड्रीम था। देखो गोल था नहीं, वो आज भी है। आपको हम ऐसे छोड़ने यस, नहीं वाले हैं, और एक इंटरव्यू काफी नहीं है। मैं चाहूंगा कि अप्रैल मंथ के अंदर फिर से इंटरव्यू रिकॉर्ड करूं। तो गोल आपका था नहीं, गोल आज भी आपका है। आप कंटिन्यू रखिए, एंड डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे हैं जो एमएससी करते हुए भी एफओ बन जाते हैं। अपना फोकस दोनों पे रखिए, और जैसा आपने बताया कि ऑलरेडी आप काफी सारा पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, है ना। आपको बस दोनों को एक साथ मेंटेन करने के लिए टाइम का स्ट्रांगली मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ओके दीपांशु, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जो बच्चे आपकी वीडियो को देख रहे हैं, जो यूपी कैटेट के लिए किसी और परीक्षा के लिए जाने वाले, अच्छा मैंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा,
आपने बताया कि सीयूईटी भी आपने दिया हुआ है ना? सीयूईटी का रिजल्ट जब आएगा तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, दोनों में से एक को चूज करेंगे। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, बिकॉज आप 29th रैंक पे हैं, तो ऑफकोर्स आप टॉप कॉलेज के अंदर यानी सीएसए के अंदर जाएंगे। और सीयूईटी में अच्छा रहा तो सीयूईटी तो बेसिकली बीएचयू के लिए दिया है। मैं कॉलेज ना पूछ के सब्जेक्ट पूछना चाहूंगा, आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं और क्यों चूज कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट को? तो मेनली जो है मैं एग्रोनॉमी चॉइस करना चाहता हूँ, क्योंकि एग्रोनॉमी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं जो सेकंड चॉइस है, वो जीपीपी का रखना चाहता हूँ और सर यही दोनों में चॉइस है तो जीपीपी को आपने एग्रोनॉमी। फर्स्ट क्यों नहीं रखा? सर क्योंकि सर जीपीपी मेरा बैकग्राउंड जो एग्रीकल्चर रहा है, तो सर जी की जो एग्रोनॉमी जो है मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है और सर मुझे एग्रोनॉमी समझ आता है बहुत ज़्यादा और सेकंड जो समझ आता है वो जीपीपी है सर और इसीलिए हमें जीपीपी रखा है और सर सोइल साइंस थोड़ा हमें ज़्यादा समझ नहीं आता है, तो जीपीपी और एग्रोनॉमी सर। अच्छा, मुझे आपकी सेकंड चॉइस ज्यादा अच्छी लग रही है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर ज्यादा स्कोप है। बाकी एग्रोनॉमी बहुत बड़ा फील्ड है ना, बड़ा वास्ट है, ऑफ कोर्स उसमें ज्यादा स्कोप है। लास्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे उनको स्टडी करनी चाहिए? तो मेनली तो अगर कोई भी एमएससी इंट्रेंस की तैयारी करना चाहता है सर, तो उसे सर फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक अपने सेमेस्टर पे फोकस करना चाहिए। और सर जैसे फोर्थ ईयर में जैसे रावे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में, उसमें सर स्टूडेंट जो होते हैं ज़्यादा फ्री ही रहते हैं। उसमें सर स्टूडेंट को ज़्यादा कोई बर्डन नहीं रहता है, ना तो कोई क्लासेस चलती हैं, उनका रावे चलता है। तो उसमें सर वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो आईसीआर जेआरएफ की हो और चाहे वो एमएससी इंट्रेंस, यूपी कैटेट, सीयूईटी की हो। तो सर उसी वक़्त उनको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के शुरुआत से ही उनको स्टार्टिंग कर देना चाहिए। और सर जैसे स्टार्ट करने से पहले मेन चीज़ है उनको ये पहले से ये पता होना चाहिए कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। जैसे कि सर एफओ करना है, तो जैसे हमारा क्लियर नहीं था कि एफओ ले लेंगे कि नहीं, तो एफओ हम दे नहीं पाए थे थर्ड ईयर में, तो फोर्थ ईयर में अब देंगे, मतलब इस साल हम देंगे एफओ। तो आगे का नहीं पता, पर ये है कि जैसे सर बुक से थोड़ी स्टडी करना चाहिए पहले, कॉन्सेप्ट बुक से क्लियर होते हैं और वीडियोज़ देखनी चाहिए। उसके बाद हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। और सर जैसे यूपी कैटेट की मेनली बात है तो सर मेरा जो मुझे जो ऐसा लगता है कि जैसे 2-3 बुक है सर, वो सफिशिएंट होती है। तो उसका नाम तो नहीं, आप नाम बोल सकते, खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सर अरुण कत्यान नाम की वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड आती है और उसके बाद में सर नेमरा सुंदा है सर, वो भी यूपी कैटेट में सर इस साल जो हुआ है कि उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा कम हो गया था। पहले क्या होता था, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक के आते थे, मतलब कि जो भी हम पढ़े हुए हैं वही क्वेश्चंस आते थे, हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते थे। इस बार क्या हुआ सर, यूपी कैडेट ने अपना लेवल डाउन कर दिया था, जैसे नरेंद्र देव ने पेपर बनाया था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो क्वेश्चंस आए थे वो डायरेक्टली पूछे गए थे। उसमें कोई भी जैसे कि कॉन्सेप्ट बेस पे बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसलिए मतलब कि हमको ये अपनी तैयारी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब कॉन्सेप्ट ही पढ़ें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि एमसीक्यूज़ ही पढ़ें। हमें दोनों पे फोकस करना चाहिए। मेनली है कि जैसे हमें किसी भी फील्ड में छोटा नहीं रहना है, क्योंकि यूपी कैडेट में 16 सब्जेक्ट है, एटलीस्ट 15 टू 16 सब्जेक्ट आते हैं सर। और सर हमें सभी पे अपनी कमान बनानी चाहिए और जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं सर, वो सभी लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद उसके हिसाब से सर रैंक जो है दूर चली जाती है। तो मेनली फोकस जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं, बायोटेक हो गया, स्टैटिक्स हो गया और फिर बायोकेम हो गया, इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं और सर ये स्टूडेंट प्रिपेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो मेनली फोकस जो है सर इसी पर करनी चाहिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। और सर प्रैक्टिस तो जितना कर पाएँ, जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट वगैरह दें। ठीक है। और जिसको समझ ना आए कि कब क्या करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो उन्हें इंडिया में एक बेस्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इंस्टीट्यूट जी कौन सा सर, है वो आप बेसिकली बता दीजिए बच्चों, किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते एक्चुअली हैं? कोचिंग चंडीगढ़ की यू कैन। अच्छा ठीक है, ये तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे इसीलिए बोला कि बुक का नाम खुल के बोलिए। दीपांशु तो बोल रहे हैं एग्री कोचिंग चंडीगढ़ ज्वाइन कीजिए, बट मैं नहीं बोलूंगा। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बीएससी में अच्छे से पढ़ा है ना, आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता कि क्या आता है, कितना आता है, कैसे आता है, या फिर आप हर दिन प्रैक्टिस उस तरह से नहीं कर पाते हैं जैसे दीपांशु ने बोला, तो फिर मौका हमें दीजिए। हम छोड़ते नहीं है, हर दिन प्रैक्टिस उतनी करवाते रहते हैं।
है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि हम ही करवा सकते हैं, क्षमता बच्चे के अंदर ही होती है, बस हम तो उसकी क्षमताओं के बारे में उसे बता देते हैं कि बेटा आप ये कर सकते हो, करने वाला तो बच्चा ही होता है। जैसे दीपांशु ने किया, ऐसे ही बहुत सारे और बच्चे भी इसकी वीडियो को देख के फ्यूचर में करने वाले हैं। ओके दीपांशु, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूंगा कि आप थैंक यू। अपने माता पिता को मेरी साइड से एक बार कांग्रेचुलेशन बोलिएगा, और बहुत अच्छी बात है, और आई होप सो आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। सीयूटी में सिलेक्शन होगा और उनको बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन आपका एएफओ का रिजल्ट आएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन दोबारा एक मैसेज आएगा कि सर एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, और मैं उस दिन का वेट करूंगा। ठीक है, ओके दीपांशु, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।